करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में क्यों आए? क्या ये देश उसके लिए तैयार है? और क्या ये सिर्फ चुनावी बिसात पर एक मोहरा बनकर नहीं रह जाएगा? देखिए, 23 नवंबर 1948 को पूरी चर्चा के बाद कॉमन सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। तो दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पे चर्चा करके हम संविधान निर्माताओं के उनकी सोच का अपमान कर रहे हैं, उनके विचारों का अपमान कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है इसको और आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 5 बार शैल वर्ड यूज हुआ है। उसमें एक बार आर्टिकल 44 में आया स्टेट शैल, स्टेट को लागू करना, स्टेट विल नहीं है, स्टेट शैल वर्ड यूज हुआ है। दूसरी बात ये, हिंदू मंदिर में जाते रहेंगे, मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे, सिख गुरुद्वारे जाते रहेंगे, क्रिश्चियन चर्च में जाते रहेंगे, जैन अपने मंदिर में जाएंगे, इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या लड़के लड़के की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, इसमें धर्म मजहब कहां से आ गया? गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी। 3 तलाकी तो खत्म हुआ, तलाके हसन तलाके, बाइन तलाके, किनाया, 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। और ये 4 के चारों तलाक एसएमएस से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, टेलीग्राम से होते हैं, कुरियर से होते हैं, ईमेल से होते हैं। वो 10 लड़कियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका केस में लड़ रहा हूं वहां पे। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसमें धर्म से क्या लेना देना? कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। देश की सभी बहन बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको मिलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का इक्वल राइट होगा, वसीयत का इक्वल राइट होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। इसमें धर्म मजहब कहां से आ गया? ये तो केवल महिलाओं को इक्वल राइट देने का मामला है। और अंतिम बात सुनिए, पूरी कर ले। कॉमन सिविल कोड से अंजना जी हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, उनको 100% इक्वल राइट मिला हुआ है। कॉमन सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी आज भी शादी की उम्र 9 साल है। उनके ऊपर बाल विवाह का कानून नहीं लागू होता, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यही बात जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक लेके आए थे तो हमने कहा आ जाओ बैठ लो, इस पे बहस कर लें कि उनको गुजारा भत्ता ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। तो क्यों बिना आपने डिस्कस किए फटाफट पास कर दिया? क्या हम नहीं चाहते? हम तो चाहते थे और मजबूत बने। आप क्या चाहते थे? कम से कम लोहिया जी को बात कर रहे हैं। लोहिया जी कहते थे हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, आप बार बार हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो, ये हमें अखर रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्यों बार बार आप हिंदू मुस्लिम करते हो? ये आपकी ये जो आप करते हो ना, यही जनता देखती है कि आप यहाँ डिवाइडेड रूल करना चाहते हैं। जनता की बात नहीं कर रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम। अनुराग जी, हमने माइक लगाया हुआ आपको, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। जब हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे कोई बात नहीं, तकलीफ होगी। चिल्लाने की जरूरत नहीं सर, ना टेबल ठोकने की। रहमानी साहब क्या वो गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बेटियां हैं उनके अधिकार बढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, और जो उस वक्त ही तय किया गया था। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं खड़ा हूं, मैं एक इंडियन नेशनल की हैसियत से, नेशनलिस्ट सिटीजन की हैसियत से खड़ा हूं। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अश्वनी जी ने सिर्फ इस हद तक ये बात सही कही। आर्टिकल 44 सेक्शन 4 का हमारा आर्टिकल 44 बहुत क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स करता है कि वो एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करेगी कि आखिरकार तमाम 140 करोड़ भारतीय एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल करने पर आबादा हो जाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वर्ड्स हैं। पिछले 75 साल में 12 से ज्यादा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से कि यूसीसी लाया जाए, मगर 75 साल में 15 साल, ये 1984 ऑनवर्ड भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मेरे नजदीक यूसीसी न कम्युनल कोई मुद्दा है और न ही ये चुनावी मैनिफेस्टो का मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा भी नहीं है। लेकिन आप 40 साल से अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, 15 साल आपको सरकार चलाते हो गए, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में आपने कहा कि नहीं हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए ये मुद्दा एक तरफ कर दिया। 9 साल से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है, अब 9 महीने रह गए आपके पास, सिर्फ 9 महीने, और ये एक डिबेट का मुद्दा है। 2018 में 21वां लॉ कमीशन बहुत क्लियर कह चुका कि आपको यूसीसी लाने से पहले ये जरूरी है कि वेरियस जो पर्सनल लॉज हैं उनका आप कोडिफिकेशन कीजिए। यूसीसी नीदर डिजायरेबल नॉट रिक्वायर। अभी सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। यूसीसी किसी हिंदू मुसलमान कि बीजेपी 15 साल क्यों नहीं लेके आई? आप चाहते हैं आए या नहीं आए? मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कर रहा हूं ये सवाल। नॉर्थ ईस्ट का में जो हमने राइट दे रखे हैं आर्टिकल 371C में और 371E में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के लोग किस बात में झगड़ रहे?
आप मिजोरम में आप अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में लाके बताइए, मणिपुर में लाके बताइए, त्रिपुरा में दूसरा टर्म हो गया, वहां पे आप लाके बताइए। आपका साउथ इंडिया में अलग एजेंडा है, नॉर्थ ईस्ट में अलग एजेंडा है, हिंदी बेल्ट में अलग एजेंडा है। एक वन नेशन वन लॉ यूसीसी आए कि नहीं आए? यूसीसी पे जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं आ जाता, ये जो बात कर रहा है ये तो ड्राफ्ट नहीं है, ये पता नहीं कहां से बात कर रहे हैं। देखिए अलग एजेंडा बताता हूं। उस पर देखिए ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार अपना सिविल लॉ रखना चाहिए। मेरी जहां तक समझ है, धर्म का जो संबंध है वो पाप पुण्य से ज्यादा होता है, यानी क्रिमिनल चीज से ज्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ की हत्या हो जाए तो भाई ये गंगा नहाइए, ये पुण्य करिए, ये करिए, वैसे हर धर्म में अलग अलग है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रिमिनल में क्यों नहीं स्पेशल लॉ चाहिए। कहो भाई चोरी करते पकड़े जाएंगे तो हाथ कटवाने को तैयार है, शराब पीते पकड़े जाएंगे तो कोड़े बीच में नहीं, बीच में नहीं। एक सेकेंड शाउटिंग मैच नहीं करना मिस्टर रहमानी। मिस्टर रहमानी, जब यूसीसी की बात होती है, मिस्टर रहमानी, आपका नाम सुधांशु त्रिवेदी है। प्लीज वेट कीजिए, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट। नाकामी को अपनी छुपाना चाहते हैं कि 9 साल मैं आपको मौका दूंगी, चुप रहिए अभी, चुप रहिए। ऐसे वैसे 15 साल की सरकार में कुछ कर, देखिए मैंने अलग एजेंडा एक्सपोज किया। सुनिए, अलग एजेंडा एक्सपोज किया, सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए चाहिए। पुरुष चोरी करे तो हाथ नहीं कटवाने, शराब पिए तो कोड़े नहीं खाने, और इसके अलावा पत्थर भी नहीं खाने। अगर करना है तो दोनों चीजें मानो। हिंदू मुसलमान करेंगे, मगर सुनिए, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के लॉ की बात नहीं करेंगे, हम सिविल, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वादा किया है के तमाम ट्राइबल से। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। देखिए, चलिए, इन्होंने कहा हमें क्रिमिनल में तो स्वीकार है, यानी आप कहेंगे ना मजहबी अकीदा, मुसल ईमान का मत होता है ईमान का पूरा, मगर आधा वाला चाहिए, क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए। चलिए सिविल में मैं कहना चाहता हूं, अब फिर देखिए बीच में आप क्यों गलत? अरे भाई मैं पूरी बात, अरे भाई आप पूरी बात क्यों नहीं करने दे रहे? लगातार बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि पता है अभी हम डिक्शनरी तक गलत कोट कर रहे हैं। अब मैं सिविल की बात करता हूं, सुनिए, कोट कर रहे हैं। अगर आप इस्लामी मान्यता माने तो बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम है, ये तो सिविल लॉ है ना। कहिए कि आज से बैंक का इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे, आपको मालूम है कि क्या मतलब है? आप कौन से लफ्ज के साथ, पूरा आप बता दीजिए, कौन सा लफ्ज है जो कुरान ने इस्तेमाल किया हराम के लिए, आप बता दीजिए। और दूसरा, ये ट्राइबल की बात करते हैं, आज मुझे कितनी विचित्र विडंबना नजर आती है। जो बड़े जलवे से कहते हैं हम तो शहंशाह आलम थे, हम तो बादशाह आलमगीर थे, हम तो जिंदा पीर थे, हम तो हुक्मराने वक्त थे, हम तो साहिबे आलम थे, वो कहते हैं मेरे ट्राइबल से बराबरी करके दिखाओ। क्या गजब है साहब, तो अपनी एजेंडा की बात कर रहे हैं। आप देखिए इस बात को, क्या हम बराबरी की बात करते हैं और आप अलग अलग बांटते हैं। अरे जो बेचारे कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट को अलग कर रहे हैं, और फिर बात करते हैं वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं। आप वन लॉ चाहिए ना, हमने कहा कि ड्राफ्ट लाइए, वक्फ बोर्ड छोड़ेंगे, ड्राफ्ट लाइए, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ छोड़ेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जवाब हवा में बात नहीं करेंगे। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी, आप जो बोल रहे थे वो बोल लीजिए, फिर मैं सिर्फ कह रहा हूं, देखिए कैसे कैसे इतनी तेजी से बदलते हैं। कहते हैं वन नेशन वन लॉ चाहिए, मगर स्पेशल स्टेटस चाहिए वक्फ बोर्ड में, स्पेशल स्टेटस चाहिए पर्सनल लॉ में, स्पेशल स्टेटस चाहिए 4 बीबियां रखने के लिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए पढ़ाई में, मदरसे में, हर चीज में स्पेशल स्टेटस चाहिए, फिर वन लॉ चाहिए। एजेंडा कैसे कैसे बदलते हैं।